जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट बिहार स्पेशल को घटना चक्र की बुक से कवर करने वाले हैं। अगर आप इतना रिवीजन कर लेते हैं तो बिहार स्पेशल से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको वन लाइनर में यहाँ पर दिया गया है ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कर सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं प्राचीन बिहार के इतिहास से। प्राचीन बिहार का इतिहास देखिए, मुंगेर से मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि मध्य पाषाण युग के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सिरांद, जो कि सारण जिला में है, और सेचर वैशाली जिला में। यहाँ से नौ पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नौ पाषाण युग के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको याद रखना है चिरांद और सेचर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद एवं पंचविश ब्राह्मण में मिलती है। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आपको याद रखना है अथर्ववेद एवं पंचविश ब्राह्मण में मिलती हैं। अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में ब्रात्य रहते थे, किंतु ऋग्वेद में उल्लेख है कि मगध के सबसे प्राचीन वासी क्षत्रिय थे। उन्हें आर्यहेद ऋषि से देखते थे, क्योंकि वे वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे। कनिंघम ने बोध गया में बोध गया मंदिर को खोजा। उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन ह्वेनसांग और फाहियान ने किया है। ठीक है, कनिंघम ने बोध गया में बोध गया मंदिर को खोजा। बोध गया मंदिर को किसने खोजा, तो याद रखना है कनिंघम के द्वारा खोजा गया था। कहाँ पर है, तो ये तो नाम से ही स्पष्ट है, बोध गया में है। आगे बात करते हैं, कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव का पता लगाना था, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। यहाँ से 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है। ठीक है, कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव का पता लगाना था, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। यहाँ से 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं जिस पर नालंदा अंकित है। आगे बात करते हैं, कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोसरावा गांव की पहचान कनौज के राजा यशुवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की है। घोसरावा गांव की पहचान कनौज के राजा यशुवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में कनिंघम के द्वारा किया गया है। ठीक है, कनिंघम ने की है, जो कि बिहार शरीफ में है। कनिंघम ने वसाण के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप, लौरिया आर्यराज के अशोक स्तंभ का भी कनिंघम ने पता लगाया। उत्तर वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया। उत्तर वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया। आधुनिक राजगृह और गया के पास के क्षेत्र अथर्ववेद में वर्णित हैं। देखिए, आधुनिक राजगृह और गया के जो क्षेत्र हैं इसका वर्णन किस वेद में मिलता है, तो आपको याद रखना है अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है। ये सारे फैक्ट्स जो हैं प्रीवियस क्वेश्चन से उठाए गए हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है। कोढ़ को हटाने वाली अस्थि का आविष्कार मगध में रहने वाली असुर माया रूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने किया था। बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था। बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था, तो देखिए उत्तर वैदिक काल में हुआ था। विश्व में सबसे पहले गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म वैशाली में हुआ था। वैशाली में विश्व की पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म हुआ था। ये प्रश्न 50 बार पूछा गया है। विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे तथा वैश्वानर को यानी कि अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे। वृत्त का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई। घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई तथा नदियों को जलाती हुई सदा नीरा यानी कि बिहार के वर्तमान गंडक नदी के पास ठहर गई। विदेह माधव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगढ़ के साथ सदा नीरा के तट पर आए। सदा नीरा नदी कुशल और विदेह की सीमा थी। ठीक है, ये कथा है, एक तरह का पौराणिक कथा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 महाजनपद कौन कौन, तो मगध, बज्जी और अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय यानी कि बौद्ध साहित्य। अंगुत्तर निकाय क्या है, तो ये बौद्ध साहित्य है एवं भगवती सूत्र जो कि जैन साहित्य में मिलता है। 3 महाजनपद
मगध, वज्जी और अंग। ठीक है, 16 महाजनपद में 3 जो कि बिहार में वर्णन मिलता है किस पुस्तक में? अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में। आगे बात करते हैं अंग, आधुनिक भागलपुर व मुंगेर जनपद। तो ये आपको याद रखना है, बीपीएससी में पूछा गया है कि अंग वाले कौन कौन क्षेत्र हैं। तो देखिए आधुनिक भागलपुर और मुंगेर, ठीक है, जिसकी राजधानी संपथी बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। वजी संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ था, जिसमें विदेह, वजी और लिच्छवी विशेष प्रसिद्ध थे। वजी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे, जिनकी राजधानी वैशाली थी, जो आधुनिक वैशाली जनपद का वसाड़ गांव था। ठीक है, वजी की राजधानी वैशाली थी। आधुनिक की बात करें तो ये वसाड़ गांव है। विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था, इसकी राजधानी मिथिला थी। ठीक है, विदेश अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था, राजधानी की बात करें तो मिथिला थी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बौद्ध संगीति, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो आपको याद रखना है राजगृह सप्तकर्णी गुफा में। ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व में। अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य है विनय पिटक एवं सूत्र पिटक का संकलन हुआ था इस टाइम। तो ये प्रश्न अब पूछा जा रहा है कि विनय पिटक एवं सूत्र पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो आपको याद रखना है प्रथम बौद्ध संगीति में। और शासक अध्यक्ष का नाम तो आपको याद ही रखना है, समय भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 483 ईस्वी पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, 383 ईस्वी पूर्व में। सर्वकामी अध्यक्ष थे कालाशोक के शासनकाल में, जो कि शिशु नागवंश से थे। ठीक है, बौद्ध धर्म अस्थाविर एवं महासांगिक में विभाजित हो गया था, 2 भाग में बटा था। बौद्ध धर्म अस्थाविर एवं महासांगिक में विभाजित हुआ था, किसके समय में हुआ था? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कालाशोक के समय में। और कालाशोक के समय में बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में। ये दूसरी बौद्ध संगीति थी, 383 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, 247 ईस्वी पूर्व में। मोगलीपुत्तिस अध्यक्ष थे, अशोक के समय हुआ था। ठीक है, मौर्य वंश के शासक अशोक के समय हुआ था। तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया था। चौथी कुंडल वन कश्मीर में हुई थी, प्रथम सदी में हुई थी। ठीक है, वसुमित्र अध्यक्ष थे, अशोक घोष उपाध्यक्ष थे, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है। बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में बटा था। तो देखिए दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म अस्थाविर एवं महासांगिक में विभाजित हुआ था, और वहीं चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, प्रथम 483, द्वितीय 383, तृतीय 247, चौथी प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में। प्रथम में अजातशत्रु, द्वितीय में कालाशोक, तृतीय में अशोक और चौथे में कनिष्क थे। ठीक है, प्रथम में महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखना है विनय पिटक एवं सूत पिटक का संकलन। द्वितीय में बौद्ध धर्म अस्थाविर एवं महासांगिक में विभाजित। तृतीय में तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया था। ठीक है, चौथा में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको पूछा ही जाएगा, याद रखिएगा। जैन संगीति की बात करते हैं तो देखिए जैन संगीति कुल 2 हुआ था। प्रथम पाटलिपुत्र में हुआ था जैन संगीति, 310 ईस्वी पूर्व में स्थूलभद्र के नेतृत्व में। ठीक है, स्थूलभद्र ये थे अध्यक्ष। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हुआ था। 12 अंगों का संपादन हुआ था। ये प्रथम प्रथम जैन संगीति में। द्वितीय की बात करें तो बल्लभी गुजरात में हुआ था, 512 ईस्वी में। देवर्धि छामा रमण थे अध्यक्ष, और इसका नाम नहीं पता। ठीक है, किसके समय हुआ था? धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया। तो इसमें दूसरा में धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया था। महात्मा बुद्ध जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप इंडिया हिस्ट्री पढ़िए या प्राचीन ये बिहार का इतिहास पढ़िए, इनको तो पढ़ना ही है क्योंकि ये बिहार से संबंधित हैं। जन्म की बात करें तो 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य कुल के थे। ठीक है, मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा। 563 में जन्म, 483 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हुई थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता सुदोधन, माता महामया, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा, बिंबा, गोपा, भदक्षणा ये और नाम था। ठीक है,
पुत्र का नाम था राहुल। 29 वर्ष में गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात इन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तथागत एवं बुद्ध काल है। तो देखिए अभी यूपीएससी में पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध के कौन कौन से नाम थे, तो उनमें एक तथागत भी ऑप्शन में था। तो महात्मा बुद्ध का एक और नाम तथागत भी है, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधा गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। प्रतीतया समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार है, ठीक है। महावीर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जन्म की बात करें तो 599 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम जात्रा के किले में हुआ था। 599 और मृत्यु 527, तो डेट आपको याद रखना है। 599 में जन्म, 527 में मृत्यु, पावापुरी में जन्म, कुंडग्राम में। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। सिद्धार्थ नाम, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी माता, ठीक है। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना और ये जामाता यानी कि इनके दामाद थे जमाली। प्रियदर्शी के पति थे, प्रियदर्शना के पति थे जमाल, ठीक है, जमाली। 30 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया और महात्मा बुद्ध 29 वर्ष में। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 वर्ष तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की उम्र में, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति की घटना कैवल्य कहलाता है। कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्त हो गया, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति जिरिम्बी ग्राम के निकट रिजू पालिका नदी के साल वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं। कैवल्य प्राप्त होने के बाद केवलिन जिन विजेता अरहत योग एवं निर्ग्रंथ यानी कि बंध रहित कहलाए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक धर्म, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। और बुद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, तो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। 5 महाव्रत, देखिए सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्थेय और ब्रह्मचर्य। 4 पहले था लेकिन महात्मा बुद्ध ब्रह्मचर्य उसमें जोड़े थे, तो 5 महाव्रत। महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया, जबकि शेष 4 व्रत पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। 4 सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्थेय ये पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, जबकि 5वां ब्रह्मचर्य महावीर के द्वारा। तो ये पूछा गया प्रश्न है कि महावीर ने कौन सा महाव्रत जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य, ठीक है। नेक्स्ट है स्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। स्यादवाद या सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। जरासंध इसी वंश का शासक था, जिसका विवरण महाभारत में भी मिलता है। अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने 544 से 492 ईस्वी पूर्व में की थी, ठीक है। बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कुशला देवी प्रसेनजीत की बहन से विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया। इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी चेलना से भी विवाह किया। बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। उसकी अवंती के शासक चंड प्रगोत के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। उसका अवंती के शासक चंड प्रगोत के साथ युद्ध हुआ था। कालांतर में प्रगोत के इलाज के लिए उसने अपने वैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, ठीक है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। तो इलाज के लिए किन्हें भेजा था, तो जीवक को। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर मगध का शासक 492 से 460 ईस्वी के बीच बना था। अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश प्रसेनजीत ने मगध से काशी वापस ले लिया। कालांतर में दोनों में युद्ध और संधि हो गई थी। अजातशत्रु काशी की राजकुमारी वजीरा से विवाह होता है। अजातशत्रु का वह काशी पुनः प्राप्त हो जाती हैं। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार की मदद से वजी संघ में कूट
फूट डलवा दिया और लिच्छवियों पर आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया था। वस्कार किसका मंत्री था? तो आपको याद रखना है वस्कार था अजातशत्रु का मंत्री, जिसकी मदद से वजिष्ठ संघ में फूट डलवाया था और लिच्छवियों पर आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया था। ठीक है। उसके ही शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में पूर्व में हुई थी। 483 ईस्वी पूर्व में ही इसके ही संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। तो ऊपर हम लोग रिविजन किए हैं। आगे बात करते हैं। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयन मगध का शासक 460 ईस्वी पूर्व में बना था। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयन 460 ईस्वी पूर्व में मगध का शासक बना था। उसने अपनी राजधानी राजगृह गिरिव्रज से पाटलिपुत्र, गंगा तथा सोन नदी के संगम पर बसाया गया नया नगर। ठीक है। नया नगर बसाया गया पटना। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये उदयन ने की थी। इसने ही अपनी राजधानी वहां पर बनाया था नया नगर बसा के, जो कि पाटलिपुत्र कहलाया। आगे बात करते हैं। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक दर्शक ने क्रमशः अल्पकाल तक शासन किया था। ये तीनों अल्पकाल तक शासन किया था। यहाँ से यही प्रश्न पूछा जाएगा कि हर एक वंश का अंतिम शासक था, आपको ध्यान रखना है, नागदशक था। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। शिशु नाग वंश, देखिए 412 से 344 ईस्वी पूर्व नागदशक को हरा के शिशु नाग वंश हर एक वंश के अंतिम राजा नागदशक का अमात्य व काशी का राज्यपाल था। ठीक है। मंत्री था, अमात्य मंत्री था नागदशक का, और काशी का राज्यपाल भी था। शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को विजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। उसके पश्चात उसका पुत्र कालाशोक काकवर्ण शासक था। इसके समय में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। जिसमें अस्थाविर और महासंघी के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। नंदीवर्मन इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। नंदीवर्मन इस वंश का अंतिम शासक था। शिशु नाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नंद वंश, इसकी स्थापना महापद्म नंद ने शिशु नाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना 344 से 323 ईस्वी में की थी। ठीक है। पुराणों में इसे सर्व छत्रांकन कहा गया है। उससे एक छत्र अथवा एक राट भी कहा जाता है। एक छत्र अथवा एक राट की उपाधि भी महापद्म को दिया गया है। उसे क्षुद्र व दासी पुत्र भी बताया गया है। उसे पौरव, इक्ष्वाकु, पंचाल, कौरव, है, कलिंग, सूरसेन, मैथिल, अस्मक, वितिहोत्र राज्यों का शासक बताया गया है। उसके समय में मगध साम्राज्य की सीमा गंगा नदी को पार कर गई थी। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। उसी के समय यूनानी यानी कि सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा गया, सिकंदर का आक्रमण के समय भारत में मगध का शासक कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, घनानंद था, जिसका अंत चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। तो चलिए मौर्य वंश पढ़ते हैं। यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। देखिए, पुराण, बौद्ध एवं जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों के द्वारा मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों से, बौद्ध एवं जैन साहित्यों से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और विदेशी लेखकों से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की। जेम्स प्रिंसम ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को अनुवाद किया था। ठीक है। ब्राह्मी लिपि का अनुवाद किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसम ने। इसने ही अशोक के शिलालेख को भी पढ़ा था। ठीक है। 326 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया यानी कि यूनान के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम, जो कि विस्तता नाम है, के तट पर, पुराना नाम वितस्तता था। ठीक है। झेलम नदी का तट पर आ जाता है। यही उसका पोरस से युद्ध होता है, जिसे विस्तता या हाइडेस्पिस का युद्ध कहते हैं। व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। व्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा प्रारंभ होती थी। उस समय नंद वंश का शासक था घनानंद। ठीक है। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा था।
आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य 323 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मगध का शासक बना था। 305 ईस्वी के आसपास सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध या युद्ध उपरांत हुई संधि से चंद्रगुप्त मौर्य को एरिया, काबुल, अराकोसिया, कंधार आधुनिक नाम है, जेड्रोसिया, मकरान तथा पेरीपेमिसदाई हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। साथ ही यूनानी राजकुमारी से उसका विवाह भी हुआ था। कौन कौन से क्षेत्र? काबुल, कंधार, मकरान, हेरात। ठीक है, तो ये चारों आपको ध्यान रखना है, काबुल, मकरान, कंधार, हेरात प्राप्त किया था और साथ ही राजकुमारी से विवाह भी किया था। ठीक है, यूनानी राजकुमारी से विवाह भी किया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये बहुत बार पूछा गया है, इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो मेगास्थनीज ने। ठीक है, जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंप कर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए। वहीं वहीं सलेखना यानी कि उपवास से अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, तो इन्होंने अंतिम समय में कौन सा राजा था मौर्य वंश का जिन्होंने जैन धर्म अपनाया था? तो आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार, देखिए ये ज़्यादातर उपलब्धि नहीं हासिल किया था। 298 से 272 ईस्वी तक इसे अमित्रघात, भद्रसेन, सिंहसेन आदि कहा गया है। इसी के समय सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस तथा मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय, फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनीसियस मौर्य दरबार में आए थे। ठीक है, कौन कौन आया था? डायमेकस तथा मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय, सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था डायमेकस, टॉलमी द्वितीय फिलाडेलस का राजदूत था डायोनीसियस। ये बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, पिता जैन और ये आजीवक संप्रदाय बिंदुसार, और वहीं अशोक बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अशोक, यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए 272 से 232 ईस्वी पूर्व सिंहासन पर बैठने के 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी में राज्याभिषेक से पूर्व उज्जैन का राज्यपाल था। 261 ईस्वी पूर्व में राज्याभिषेक के 9वें वर्ष कलिंग विजय प्राप्त किया। सिंहली अनुस्मृति के अनुसार निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोगलीपुत्र तीस का शिष्य बना। इसके पूर्व अशोक शैव था, इससे पहले वो शैव धर्म को मानता था। ठीक है, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोधगया की यात्रा की। 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। 20वें वर्ष लुम्बिनी गया और उसे उल्विक कर मुक्त घोषित किया था। ठीक है, यात्रा के दौरान उसे कर मुक्त घोषित किया था, यानी कि टैक्स नहीं लेता था। कर को घटाकर तथा एक कर को घटाकर 1/8 कर दिया था। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेखों में शाहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा जो कि पाकिस्तान के अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है, तक्षशिला से अरामेइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख, सरेकुना से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक का इतिहास भी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होता है। अभी तक कुल 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अशोक के बृहद शिलालेख, देखिए यहाँ से प्रश्न है। धौली यह उड़ीसा के पूरे जिले में स्थित है। शाहबाजगढ़ी यह पाकिस्तान पिशावर में स्थित है। मानसेहरा यह पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। ठीक है, कालसी यह वर्तमान उत्तराखंड देहरादून राज्य में स्थित है। जौगढ़ यह उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। सुपारा यह महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है। एरागुडी यह आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित है। गिरनार यह गुजरात के काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास स्थित है। अशोक के लघु शिलालेख ब्रह्मगिरी यह मैसूर के चित्रदुर्ग में स्थित है। ठीक है, सिद्धपुर यह ब्रह्मगिरी से एक मील उत्तर पूर्व में स्थित है। जतिंग रामेश्वर यह ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। अहरौरा यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। सारो मारो यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। ठीक है, नेतुर यह कर्नाटक के बेलारे जिले में स्थित है। रूपनाथ यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है।
गुर्जरा यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। भाबरू यह राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। मास्की यह रायपुर जिले में स्थित है। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को विदेश भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहाँ दूत भेजे गए थे। दूसरे और 13वें से हमें जानकारी मिलता है कि कहाँ पर भेजा था प्रचार के लिए। ठीक है। दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल पांडे सत्यपुत्र केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी बताए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो कंप्लीट सीरीज को रिवीजन किया जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।